एथिकल इशू इन रिसर्च। दिस इज योर सिलेबस ऑफ रिसर्च। हमने ये क्लासिफिकेशन एंड इम्पोर्टेंस पढ़ लिया था रिसर्च का। इम्पोर्टेंस तो आप सभी को पता ही है। क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया था, रिसर्च के बारे में पढ़ लिया था। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ ली थी। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन हमने ये पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे एथिकल इशू इन रिसर्च। ओके, सो इफ़ यू टॉक अबाउट द एथिक्स, तो एथिक्स का मतलब क्या होता है? एथिक्स का मतलब, यस, They have to follow certain codes and conducts to conduct any research program like that. यस, वी हैव सर्टेन रूल्स, सर्टेन कोड ऑफ कंडक्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में हम देखें तो जो भी हम करते हैं, सपोज रिसर्च की बात करें तो कुछ सिस्टम्स होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, मॉरल वैल्यूज़ होती है ना। हम स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी में किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। स्टडी कर रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए। उसमें हम किसी की स्टडी को चोरी करके नहीं डाल सकते, है ना, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जनरल रूल्स होते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग होती है एज अ ह्यूमन बींग, वो सारी चीज़ें हमें फॉलो करनी है। तो ये होता है एथिकल। नाउ एथिकल इश्यूज इन रिसर्च में क्या आएगा? प्लेगरिज्म, फैब्रिफिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, कॉपीराइट, है ना, कंसेंट फॉर्म, ये सारी चीज़ें रूल्स रेगुलेशन हमें रिसर्च करते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। फ्रॉम सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट टू डेटा कलेक्शन टू इट्स इंटरप्रिटेशन एंड फाइनल रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, हर चीज़ का कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये सारे रूल्स रेगुलेशन हमें पता होना चाहिए एज अ रिसर्चर और एज अ मास्टर्स और पीजी लेवल स्टूडेंट। सो बिफोर प्रोसीडिंग टू स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू एथिक्स, लेट्स सी द जनरल थिंग्स। अगर हम बात करें एथिक्स की तो सबसे पहले क्या है? अवॉइड बायसनेस, है ना। हम जो भी स्टडी कर रहे हैं उसमें ना कोई बायसनेस होना चाहिए। बायसनेस इन द सेंस एज पर द सैम्पलिंग कलेक्शन, डेटा कलेक्शन, जो भी हम सैंपल को सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें भी ना कोई बायसनेस हो, है ना। अप्रोप्रिएट स्टडी करना है, जो स्टडी में रिजल्ट आ रहा है उसी को प्रेजेंट करना है। हमें किसी भी ट्रेनिंग को जानबूझ के इफेक्टिव नहीं दिखाना है। जो रिजल्ट आएगा वो हमें प्रेजेंट करना है विदाउट योर पर्सनल आवर एक्सपीरियंस, विदाउट योर पर्सनल इंटरप्रिटेशन। जो हमें आउटकम मिल रहा है उससे ही। Zoom out the screen. Can you please zoom out the screen, sir? यू आर नॉट एबल टू सी दिस। Yeah, I am able to see this, but not in full screen. You can just pin the screen in your own system. You need to zoom from your side, right? There may be a mark, square, dotted square. You can click and you can zoom in, right? यूजिंग इनअप्रोप्रिएट रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी से मतलब क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंडर सारी चीज़ें आती है। सैंपल का सिलेक्शन, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सिलेक्शन, रिसर्च डिज़ाइन, जो हमने कल पढ़ी थी डिज़ाइंस, डिफरेंट काइंड ऑफ डिज़ाइंस, ये सारे डिज़ाइंस, ओके। डेटा कलेक्शन, रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? डेटा कलेक्शन एंड डेटा कलेक्शन के बाद देख ले कौन सा स्टैटिकल टेस्ट हम अप्लाई करेंगे, है ना, ये इसका इन्फॉर्मेशन, रिजल्ट इसका नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। तो ये सारी चीज़ें आती है रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर। मतलब हम क्या रिसर्च में करने वाले हैं, इस सब का ब्लूप्रिंट, किन सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं, कौन सा डिज़ाइन ले रहे हैं, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन है, डेटा कलेक्शन का मेथड क्या है, किस टाइम पे हम डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे डेटा कलेक्शन में, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वी विल यूज टू कलेक्ट आउट वी कैन से डेटा,
ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, होमोग्लोबिन का टेस्ट ले रहे हैं तो कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी रिलायबिलिटी, उसकी वैलिडिटी, ये सारी चीज़ें आएगी रिसर्च मेथोलॉजी के अंदर। तो हमारी रिसर्च मेथोलॉजी अप्रोप्रिएट होना चाहिए एज पर द रिसर्च, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रिसर्च। उसमें होना चाहिए सारी ट्रांसपेरेंसी। क्लियर है? हम इसमें शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो भी चीज़ें अप्रोप्रिएट है उसका हर चीज़ का लॉजिकल होना चाहिए। हमने डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों लिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों लिया, डेटा कलेक्शन जो लिया है, जो इक्विपमेंट हमने इस्तेमाल किया है, क्या वो रिलायबल है, राइट, वैलिड है, ये सारी चीज़ें अप्रोप्रिएट होना चाहिए। दैट इज अंडर कम्स अंडर रिसर्च एथिक्स। इन करेक्ट रिपोर्टिंग, नाम से ही पता चल रहा है, नो नीड टू एक्सप्लेन। वट एवर द रिजल्ट वी आर गेटिंग, वट एवर द डेटा कलेक्शन वी आर जस्ट डूइंग, उसके बाद में हम स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करते हैं। जो भी रिजल्ट मिलेगा उसका हमें इम्प्रूव, जो भी इंटरप्रिटेशन है वो रिपोर्टिंग है वो सही करना है। सपोज हमने क्या दिया, XYZ ट्रीटमेंट दिया है जिसका लैक्टिक एसिड पे क्या इफेक्ट होता है। अगर हमारी स्टडी के हिसाब से इसका इम्प्रूवमेंट दिखा, मतलब लैक्टिक एसिड कम हुआ ड्यू टू दिस ट्रेनिंग, तो हमें वही बताना है। नहीं हुआ तो नहीं बताना है। इसको प्रोजेक्टेड हाइपोथेसिस के हिसाब से नहीं बताना है कि हम चाहते हैं कि ये ट्रेनिंग अच्छी दिखाई जाए हमारी रिसर्च में, तो हम उसको जानबूझ के अच्छा नहीं दिखाएंगे। जो हमारा रिसर्च का डेटा बोलता है, जो इसका इंटरप्रिटेशन बोलता है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिपोर्टिंग करना है इसको रिसर्च में। अगर इंप्रूवमेंट हुआ है तो इंप्रूवमेंट बताना है, नहीं हुआ है तो नहीं बताना है। डेट इज क्लियर। क्लियर। नेक्स्ट है इन अप्रोप्रिएट यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे मतलब है कि जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, सपोज ह्यूमन बीइंग एज अ सब्जेक्ट है, वॉलेंटियर्स है, एथलीट है, जनरल पॉपुलेशन है, जो भी है, उनकी इंफॉर्मेशन क्या कॉन्फिडेंशियल है। कई बार रिसर्च आपने देखा होगा ऐसा होता है जो पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल हम स्टडी कर रहे हैं, क्वेश्चनर ले रहे हैं, और उनकी कंपनी, उनकी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन की जो फैसिलिटीज मिल रही है उसके बारे में उनका व्यू पॉइंट हमें जानना है। कि आपकी सपोज आपकी इंस्टीट्यूट है XYZ इंस्टीट्यूट है, तो मैंने क्या किया, उस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट से जानना है कि ये इंस्टीट्यूट कैसी है, उसके बारे में व्यू पॉइंट। तो जो भी क्वेश्चनर रहेंगे, जो भी इंटरव्यू रहेगा, उसमें सारा डेटा रहेगा। कुछ बच्चे उसकी पॉजिटिव चीज़ें बोलेंगे, कुछ बच्चे नेगेटिव बोलेंगे। तो मुझे उस डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना है ताकि उस स्टूडेंट को पर्सनल हार्म ना हो। कुछ बच्चे अगर नेगेटिव चीज़ें बोलेंगे और मैं इस डेटा को एक्सप्रेट कर दूंगा टू देयर इंस्टीट्यूट एम्प्लॉयज़, तो उसको पर्सनली इसके कुछ फेसेस करने पड़ सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस। तो वट एवर डेटा वी कलेक्ट, मेक श्योर कि उन्हें मिनिमम पीपल तक हम उससे पहुंचा के रखें, ना कि हर जगह स्प्रेड करें कि नाम लिया। और सेकेंड थिंग, जो भी हम रिसर्चर को, सब्जेक्ट को इंक्लूड कर रहे हैं, उनका रिसर्च में डायरेक्टली नाम अवॉइड करिए, उनका खुद का नेम को मेंशन करना। डेटा कलेक्शन में प्रोवाइड करिए आईडी। सेकेंड थिंग, कई बार टॉपिक्स अलग टाइप के होते हैं, वीकेंड से कॉन्फिडेंशियल हो सकते हैं या प्राइवेसी रिलेटेड हो सकते हैं, तो सारी चीज़ों को अप्रोप्रिएट रखना है। तो ये दिस आर ऑल आर द पार्ट ऑफ एथिक्स एंड वी मस्ट फॉलो ड्यूरिंग रिसर्च। क्लियर है? एनी डाउट? ओके, ये सब मैंने आपको बता दिया था। फर्स्ट एथिकल इशू है रिसर्च का। क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर? प्लेगरिज्म, घोस्ट राइटिंग, फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, नॉन पब्लिकेशन ऑफ डेटा, कुकिंग डेटा, फॉल्टी डेटा गैदरिंग प्रोसीजर, पुअर डेटा स्टोरेज रिटेंशन, मिसलीडिंग ऑथरशिप, पब्लिकेशन रिलेटेड, एंड दिस ऑल कॉपीराइट। सो फर्स्ट इज प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म मतलब just copying the data of any other person without giving credit. Suppose
अभिषेक ने स्टडी की, रिसर्च की, या फिर उसने बुक लिखी, उसका मैंने डेटा लिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, और उसमें उसका मैंने नाम नहीं लिखा, उसका रेफरेंस भी नहीं लिखा, और डेटा को मैंने पैराफ्रेज भी नहीं किया। पैराफ्रेज मैं डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा फैब्रिकेशन के अंदर, सॉरी प्लेगरिज्म के अंदर। क्या किया मैंने, सपोज मैंने किसी और की स्टडी ली, उस स्टडी का डेटा मैंने लिया, डेटा मीन्स लिटरेचर या कुछ भी डेटा उठाया मैंने, डायग्राम, इमेज, एनी काइंड ऑफ डेटा, इट कैन बी टेबल, डायग्राम, इमेज, एनीथिंग। अगर टेक्स्ट फॉर्म में है तो उस टेक्स्ट को मुझे पैराफ्रेज करना होगा। क्या करना होगा, पैराफ्रेज। पैराफ्रेज इन द सेंस में नॉर्मल से एग्जांपल बोलूं, यहां पे लिखा हुआ है माय नेम इज दिव्यम, इसमें लिखा हुआ माय नेम इज दिव्यम, तो आप क्या लिखोगे, दिव्यम इज माय नेम या माई सेल्फ दिव्यम पाटीदार। उसको अपने वर्ड में लिखना है, अपना इंटरप्रिटेशन में लिखना है, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं करना है। इसको बोलते हैं पैराफ्रेजिंग। क्लियर है। पैराफ्रेजिंग का मतलब क्या होता है, जो भी हम टेक्स्ट ले रहे हैं उस टेक्स्ट को क्या करना है, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना है, डेट इज अ पैराफ्रेजिंग। तो सबसे पहले तो जो भी डेटा हम लेते हैं उसको पैराफ्रेज करेंगे, साथ ही साथ रिफरेंस देंगे, उसको क्रेडिट देंगे कि हाँ ये डेटा मैंने अभिषेक की रिसर्च से लिया है, हाँ ये डेटा मैंने काजल की रिसर्च से लिया है, अक्षय की रिसर्च से लिया है। जो भी जिससे भी आप ले रहे हो हर किसी को साइट करोगे। क्या करोगे, साइट, है ना। तो ये है अवॉइड करने के लिए, प्लेगरिज्म को अवॉइड करने का तरीका, राइट। एक होता है साइटेशन प्लेगरिज्म, एक होता है सेल्फ प्लेगरिज्म। ये जो मैंने आपको बताया, किसी और की रिसर्च से डेटा चोरी करके कॉपी पेस्ट कर देना, इट इज अ साइटेशन प्लेगरिज्म एंड यू आर नॉट गिविंग क्रेडिट। सेकेंड थिंग इज सेल्फ फैब्रिकेशन। ये क्या होता है, सपोज मैंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया और ये सेकेंड पेपर है मेरा, ये जो बनाने जा रहा हूं मैंने कुछ डेटा इसमें से उठा के इसमें डाल दिया, तो भी ये हो जाएगा सेल्फ फैब्रिकेशन। मतलब हम जो प्रीवियस स्टडी है हमारी, जो भी हमने प्रीवियस रिसर्च पेपर पब्लिश किया है या डेटा पब्लिश किया है, उसको भी हम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हैं। इवन वी हैव टू फॉलो दिस रूल्स फॉर दिस सेम थिंग। पैराफ्रेज यहां पे भी करना होगा, साइटेशन यहां पे भी देना होगा, क्योंकि एक बार आपने जो रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिया उस पर आपका राइट नहीं है। जो भी हमने पब्लिश कर दिया वो किसी और का चले गया है, मतलब वो जनरल का हो चुका है। उसमें भी हमें रिसर्च को क्या साइटेशन करना जरूरी है। और अगर हमने मल्टीपल पब्लिकेशन किया हो, एक ही कंटेंट को दो अलग अलग रिसर्च पेपर में भेजा हो, तो उसको भी बोल सकते हैं हम सेल्फ प्लेगरिज्म। क्लियर है प्लेगरिज्म के बारे में, एनी डाउट, यस एनीवन। किसी को कुछ डाउट यहां तक। मल्टीपल पब्लिकेशन मीन्स आपने एक बार डेटा को पब्लिश कर दिया, सपोज ये लिटरेचर है मेरा, है ना, मैंने इसको XYZ जनरल में पब्लिश कर दिया और ये डेटा को मैं पब्लिश कर रहा हूं ABC जनरल में, तो ये मल्टीपल पब्लिकेशन हुआ। समझ रहे हो। अब मैंने एक बार इस जनरल में पब्लिश कर दिया तो मैं इसको अगेन नेक्स्ट जनरल में इस्तेमाल नहीं कर सकता ना, राइट। द सेम डेटा मैं अगर डबल डबल दूसरी जगह पे पब्लिश करूंगा तो ये मल्टीपल पब्लिकेशन हुआ ना। अगर मेरे को ABC जनरल में पब्लिश करना है तो मुझे XYZ जनरल का रेफरेंस देना होगा कि हाँ मैंने ये डेटा यहां से लिया हुआ है, और इसको भी मुझे पैराफ्रेज करना होगा। तो ये सेल्फ प्लेगरिज्म मल्टीपल पब्लिकेशन के टाइम पे, जब हम मल्टीपल पब्लिकेशन करते हैं, मतलब एक से ज्यादा जनरल में एक ही डेटा को हम एक से ज्यादा जनरल में भेजते हैं, तो उस केस में अराइज होता है सेल्फ प्लेगरिज्म का कंडीशंस। क्लियर है, समझ रहे हो, पलक समझ में आया, एनीवन एनी डाउट, सबको क्लियर है ये। हर्ष, अभिनव, मधु, अक्षत, निकिता, ओके। नेक्स्ट है गोस्ट राइटिंग।
अब घोस्ट राइटिंग का मतलब क्या होता है? मैं रात को सोया था, भूत आया और मेरा रिसर्च पेपर लिख के चले गया। ये ठीक है, ये होता है घोस्ट राइटिंग। क्लियर है सबको? ये देखो, मैं सोया था, मेरा ब्लैंक था सब कुछ, मैंने बस हेडिंग डाली, सुबह देखा तो रिसर्च पेपर मिल गया पूरा कंप्लीट, डेजर्टेशन पूरी कंप्लीट। इसको बोलते हैं घोस्ट राइटिंग। भूत आके लिख के चले गया। यही है ना घोस्ट राइटिंग का मतलब? हेलो हेलो, मैक टेस्ट, हेलो, Yes, sir. है ना? यही है ना? No, sir. फिर क्या होगा? Next, sir, मतलब काम किसी ने किया और कोई अपना नाम मतलब लिख करके किसी ने चुराया एंड देन हाँ, पब्लिश कर दिया, ऐसा क्या? यस यस। तो घोस्ट राइटिंग में क्या होता है? जैसे आपको लग रहा है घोस्ट राइटिंग मतलब, जैसे देखो, आपने ये बनाया मिलके, 3-4 पर्सन ने मिलके बनाया ये रिसर्च पेपर, रिसर्च आपने करी 3-4 लोगों ने मिलके, और यहाँ पे है किसी और का नाम, या फिर सिर्फ तुम 2 ही लोगों का नाम है, इन दोनों लोगों का नाम नहीं है इसमें, तो इसको बोलते हैं घोस्ट राइटिंग। मतलब जिसने मेजर कंट्रीब्यूशन किया हो उसका नाम ही नहीं है रिसर्च में, है ना? जिसने कंट्रीब्यूशन किया है मेजर, जिसने रिसर्च को कंडक्ट किया है, जिसने रिसर्च की, उसका नाम नहीं है, पर किसी और का नाम है रिसर्च पेपर में या फिर जो भी डेजर्टेशन या थेसिस में। इसको बोलते हैं घोस्ट राइटिंग। क्लियर है? सिंपल सा। नेक्स्ट है फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन। अब देखो क्या हुआ, फर्स्ट कंडीशन, मैंने क्या किया, इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन, सॉरी इफेक्ट ऑफ रिक्रिएशन सपोज, या जुम्बा ट्रेनिंग ऑन फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेरिएबल, सिलेक्टेड फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेरिएबल, कुछ सिलेक्टेड वेरिएबल है, ये टॉपिक मेरा। अब मैंने क्या किया, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल वेरिएबल डेटा ले लिया मेरा, ये हो गया डेटा, इसका इंटरप्रिटेशन निकल गया, इसका आउटकम आ गया। फिजियोलॉजिकल वेरिएबल में भी कुछ वेरिएबल्स हैं, है ना? एक का ले लिया मैंने, बाकी 3 का बाकी है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल वेरिएबल में भी एक का ले लिया, बाकी जो 3 और अदर वेरिएबल है उसका रिमेनिंग है। अब आ चुके हैं मेरे पास डेडलाइन, सबमिट करने की डेडलाइन आ चुकी है कि तुमको नेक्स्ट वीक में या फिर नेक्स्ट सपोज विथिन 2 days वी हैव टू सबमिट। अब मैंने क्या किया, ये साइकोलॉजिकल डेटा पूरा बनाया किया था, उसका मेंशन कर दिया रिसर्च में, फिजियोलॉजिकल वेरिएबल में ये सिंगल फिजियोलॉजिकल वेरिएबल मेंशन कर दिया, और ये 3 डेटा मैंने खुद से बना दिए रूम पे बैठे बैठे कि हाँ ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा। मतलब मैंने नकली डेटा बना दिया, मैंने रियल में जाके टेस्ट नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास डेडलाइन थी, मेरे को कंप्लीट करना है ना? तो इस चीज को बोलेंगे फैब्रिकेशन। क्लियर है फैब्रिकेशन क्या होता है? यू आर जस्ट मेकिंग अ डेटा, यू आर जस्ट सिटिंग इन द रूम एंड यू आर जस्ट एज्यूमिंग, देख मैं ये ट्रेनिंग दूंगा, एरिकेशन ट्रेनिंग दूंगा, तो सपोज फिजियोलॉजिकल वेरिएबल मेरे 3 यहाँ पे क्या क्या थे, एक तो होमोग्लोबिन था सपोज, दूसरा VO2 मैक्स था, दूसरा तीसरा था ये लंग कैपेसिटी से सपोज वाइटल कैपेसिटी। तो मैंने अंदाजा लगा दिया कि हाँ इनसे इंप्रूवमेंट होगा, चलो बना दो डेटा, बना दो। तो डेट इज अ कुकिंग डेटा, डेट इज अ फैब्रिकेशन। क्लियर है फैब्रिकेशन का मतलब? सी, इसको हम कुकिंग डेटा भी बोलते हैं। सही यार, देखो, है ना? जो डेटा आपने लिया नहीं हो, आपने उसको रूम पे बैठे बैठे बना दिया, और वो डेटा विदाउट एनी एम्पेरिकल वे, विदाउट एनी डेटा कलेक्शन, यू जस्ट मेड इट डेटा, है ना? ताकि दिखाना है कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो डेट इज अ फैब्रिकेशन ऑफ डेटा। ठीक है, मेन की पॉइंट क्या है इसका?
जो डेटा हमने परफॉर्म नहीं किया है उसका एनालिसिस कर देना, उस डेटा को मेजरमेंट कर देना, जस्ट सिटिंग इन द टेबल। ओके। फॉल्सिफिकेशन का क्या होता है मीनिंग? अपने डेटा को चेंज कर दिया एज पर द डिजायर्ड प्रोजेक्टेड हाइपोथेसिस। जो भी आपको मैंने बताया ये फॉल्सिफिकेशन के लिए है, इसके पहले बताया था। ठीक है, अभी जो मैंने बताया ये फैब्रिकेशन और फॉल्सिफिकेशन में मेन डिफरेंस क्या है? फैब्रिकेशन में हम क्या करते हैं, डेटा को बनाते हैं जो कि हमने कभी परफॉर्म ही नहीं किया है। फॉल्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि डेटा को हाइपोथेसिस के हिसाब से बनाना। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, होमोग्लोबिन में इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तो उस डेटा को चेंज करके इंप्रूवमेंट दिखा देना। ये दो मेन डिफरेंसेस है फॉल्सिफिकेशन और फैब्रिकेशन में। वंस अगेन, फैब्रिकेशन का मतलब है आपने जो डेटा को कभी बनाया ही नहीं, डेटा का कलेक्शन किया ही नहीं, पर उस डेटा को रूम पे बैठे बैठे बना देना। वो प्रोसीजर को आपने स्किप कर दिया बट आपने डाल दिया। और फॉल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? सपोज फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग के वजह से इंप्रूवमेंट दिखाना था होमोग्लोबिन में, ट्रेनिंग के वजह से होमोग्लोबिन में इंप्रूवमेंट दिखाना था पर रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट के हिसाब से क्या है, नो इंप्रूवमेंट। तो मैंने क्या किया, डेटा को क्या कर दिया, चेंज कर दिया और इंप्रूवमेंट दिखा दिया। ठीक है, तो ये आप ये लाइन पढ़िए आप। ठीक है, डेट इज अ फैब्रिकेशन। और सेकेंड थिंग, आपने क्या किया, और तरीके से हो सकता है फॉल्सिफिकेशन। आपने जो भी रिसर्च पेपर पुराने लिए हैं, हम क्या करते हैं रिसर्च में, क्या करते हैं लास्ट में डिस्कशन फाइंडिंग में दूसरों की रिसर्च को भी साइट करते हैं, इसको बोलते हैं सपोर्टिव एविडेंस। उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा सपोज मेरा था कि जुम्बा ट्रेनिंग की वजह से होमोग्लोबिन में इंप्रूवमेंट आया, तो मैं इसमें क्या करूंगा, और कौन कौन सी पुरानी रिसर्च है सपोर्टेड रिसर्च में, उन चीज़ों को डालूंगा जो पुरानी रिसर्च हो चुकी है जिसमें सिमिलर रिजल्ट आया हो। सपोज अक्षय ने स्टडी की है, सेम स्टडी की है, उसकी स्टडी में भी जुम्बा ट्रेनिंग की वजह से होमोग्लोबिन में इंप्रूवमेंट आया, और राम ने भी स्टडी की है, श्याम ने भी स्टडी की है, ऐसे कई सारे लोगों ने स्टडी की है। तो मैं हर किसी की स्टडी को यही बताऊंगा कि हाँ जुम्बा ट्रेनिंग करने की वजह से इंप्रूवमेंट आया, जुम्बा ट्रेनिंग करने की वजह से होमोग्लोबिन में इंप्रूवमेंट आया, है ना। अब सपोज यहाँ पे एक पर्सन है ए बी सी, उसकी स्टडी में ये इंप्रूवमेंट नहीं आया, पर मुझे ये बता दिया, फिर भी मैंने इसको बता दिया कि हाँ जुम्बा ट्रेनिंग करने की वजह से इंप्रूवमेंट आया। तो अल्टीमेटली आपका मोटो क्या है, आपको इस ट्रेनिंग को बताना है कि होमोग्लोबिन में इंप्रूवमेंट आएगा आप ये वाले ट्रेनिंग करोगे। तो आप प्रोजेक्टेड हाइपोथेसिस के हिसाब से कुछ भी करके, प्रोजेक्टेड हाइपोथेसिस के हिसाब से आपके डेटा को, आपके लिटरेचर को क्या करते हो, मैनिपुलेट करते हो, ताकि मैं बता सकूं, कुछ भी करके मैं बता सकूं कि जुम्बा ट्रेनिंग की वजह से होमोग्लोबिन में इंप्रूवमेंट आया। जैसे कुछ रिसर्च क्या होती है, फंडेड रिसर्च होती है। जैसे प्रोटीन है, मसल ब्लेज का प्रोटीन है, उसने क्या किया, रिसर्चर को फंड दिया, फंडेड रिसर्च। अब वो मसल ब्लेज वाले तो चाहेंगे ना, कंपनी वाले, कि हमारा प्रोटीन अच्छा बिके, और रिसर्चर वाले क्या हमारा प्रोटीन की तारीफ करे, हमारी प्रोटीन मतलब में दिखाए कि हाँ मसल में इंप्रूवमेंट आया, मसल मास में इंप्रूवमेंट आया, स्ट्रेंथ में इंप्रूवमेंट आया। तो ये रिसर्चर क्या कर सकते हैं, बायसनेस कर सकते हैं इस केस में। कुछ भी करके वो क्या करेंगे कि हाँ ये प्रोटीन, मसल ब्रेस्ट के प्रोटीन की वजह से मसल मास में इंप्रूवमेंट आया। तो ये क्या करेंगे, बेंड करेंगे रिसर्च को प्रोजेक्टेड हाइपोथेसिस के हिसाब से। हाइपोथेसिस मतलब कि हमने ये धारणा बनाई थी, ये गेस किया था टेंटेटिव कि मसल ब्रेच प्रोटीन की वजह से, सॉरी हाँ मसल ब्रेच प्रोटीन की वजह से मसल मास में इंप्रूवमेंट आएगा। तो डेट इज अ फॉल्सिफिकेशन। क्लियर है दोनों में डिफरेंस? फॉल्सिफिकेशन इन फैब्रिकेशन क्या होता है? यस, एनी डाउट? है ना, फैब्रिकेशन मतलब कंस्ट्रक्टिंग अ डेटा विच यू नेवर परफॉर्म। हाँ राइट, कंस्ट्रक्टिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मेजरमेंट प्रोसेस डेट नेवर परफॉर्म्ड। उस डेटा को, उसको हमने परफॉर्म कर लिया, जो कि फैब्रिकेशन मतलब क्या होता है, बनाना। फैब्रिकेट मतलब बनाना,
है ना, मैन्युफैक्चर करना, ठीक है। और फॉल्सिफिकेशन मतलब तोड़ मरोड़ करके, मैनिपुलेट करके, कैसे भी करके मुझे ये दिखाना है कि इसके ऊपर इंप्रूवमेंट आया। अब मैं वो लिटरेचर के साथ भी कर सकता हूँ, डेटा को भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ, है ना, दूसरे ऑथर की स्टडी को भी मिस इंटरप्रिटेट कर सकता हूँ, तो डेट इज अ फॉल्सिफिकेशन। क्लियर है? नेक्स्ट है नॉन पब्लिकेशन ऑफ डेटा। अब नॉन पब्लिकेशन ऑन डेटा इज सिमिलर टू दिस फॉल्सिफिकेशन। इसमें बट एक डिफरेंस क्या है, की पॉइंट क्या है नॉन पब्लिकेशन डेटा में, नाम से ही पता चल, सॉरी, नाम से ही पता चल रहा है। सपोज देखो यहाँ पे आपके पास कितने वेरिएबल है, आपने 4 वेरिएबल लिए, एक्स वाई जेड ट्रेनिंग की वजह से इनका मैंने इंप्रूवमेंट दिखा कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल में इंप्रूवमेंट आया कि नहीं आया, ये 4 वेरिएबल है। अब उसमें से सपोज इन 3 वेरिएबल में इंप्रूवमेंट आया और ये वेरिएबल में, ये वाला पर्टिकुलर डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई इंप्रूवमेंट नहीं शो नहीं हुआ, स्टडी के हिसाब से नो इंप्रूवमेंट हैज बीन शोन इन पर्टिकुलर दिस वेरिएबल, तो मैंने क्या किया, डेटा में, थेसिस में सिर्फ इन 3 वेरिएबल को ही पब्लिश किया, इसको मैंने कर दिया एलिमिनेट, इसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो मैंने उसी डेटा को, उसी वेरिएबल को पब्लिश किया जिसमें मेरा डिजायर्ड रिजल्ट शो किया, जिसमें मैंने सपोर्टेड हाइपोथेसिस शो की, जो भी आउटकम मैं चाहता हूं, मतलब सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इनमें दिखा तो उसको पब्लिश किया, जिसमें इंप्रूवमेंट नहीं दिखा उस डेटा को मैंने हटा दिया। सम डेटा आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज दे डू नॉट सपोर्ट द डिजायर्ड आउटकम, राइट। ये था वाइटल कैपेसिटी, ये था बॉडी कंपोजिशन, ये था मसल मास, और होमोग्लोबिन में इंप्रूवमेंट नहीं दिखा तो मैंने होमोग्लोबिन का छापा ही नहीं। मतलब रिसर्चर को, कोई जो स्टडी पढ़ेगा ना, उसको पता ही नहीं चलेगा कि होमोग्लोबिन नाम का भी डेटा कुछ लिया था मैंने। दिस स्टैटिक इज नॉन एज कुकिंग डेटा। क्लियर है? नॉन पब्लिकेशन ऑफ डेटा, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, और इसको कुकिंग डेटा भी बोलेंगे। क्या होता है नॉन पब्लिकेशन ऑफ डेटा? हाँ, डिजायर्ड वेरिएबल, ठीक है, डेट इज नॉन पब्लिकेशन ऑफ। अब देखो कुछ कंडीशन में ये छूट होती है, मतलब डेटा को रिमूव कर सकते हैं इन केस ऑफ बेड डेटा। अब बेड डेटा क्या होता है, सपोज मैंने वाइटल कैपेसिटी का डेटा लिया या बॉडी कंपोजिशन का डेटा लिया, है ना, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, मेरे पास में बहुत सारे सब्जेक्ट है, मेरे पास 100 सब्जेक्ट्स है, और स्टार्टिंग के 5 सब्जेक्ट में क्या हुआ, डेटा आया बेड डेटा, मतलब एरर आया इसमें, इस डेटा में। इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट में कैलिब्रेशन में दिक्कत आ सकती है ना। कैलिब्रेशन मतलब क्या होता है, एडजस्टमेंट करना। जो भी हम इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं उसको क्या करते हैं, कई बार कई इंस्ट्रूमेंट्स को हम कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में लाते हैं। तो उस कंडीशन में सपोज इस डेटा में एरर आया है ना, इस डेटा को, तो उस डेटा को हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। बट इन केस ऑफ बट डेटा इट शुड बी कॉट इफ पॉसिबल एट द टाइम ऑफ डेटा एक्विजिशन। तो जब आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, अगर आपको कुछ बेड डेटा मिला तो उसको आप रिमूव कर सकते हो, दैट इज अ नॉर्मल थिंग, दैट इज नॉट एथिकल इशू, दैट इज नॉट अनएथिकल थिंग। क्लियर है? राइट कुछ स्टडी क्या करती है, ओनली सिग्निफिकेंट डेटा को पब्लिश करती है। मतलब देखो रिसर्च पेपर या जर्नल की डिमांड होती है, हाँ भाई को जो चीज़ें सिग्निफिकेंट है वही रिजल्ट निकला, नॉन सिग्निफिकेंट चीज़ों को मतलब इग्नोर करते हैं वो, इसलिए हम सारी चीज़ों को सिग्निफिकेंट बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए जो नॉन सिग्निफिकेंट आया उसको हम रिमूव कर देते हैं, है ना। तो ये रीज़न हो सकता है नॉन पब्लिकेशन ऑफ डेटा का, कि जो जो चीज़ें सिग्निफिकेंट आई है उसको पब्लिश करो। नेक्स्ट है फॉल्टी डेटा गैदरिंग प्रोसीजर। नाम से ही पता चल रहा है, अगर हमारा सब्जेक्ट ये किस कंडीशन में आ सकता है, किस किस कंडीशन में आ सकता है, चलो बताइए।
फॉल्टी डेटा गैदरिंग प्रोसीजर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है? यस। सर लाइक जो एडमिनिस्टर कर रहा है हम्म। वो प्रोफेशनल नहीं हुआ, उसको पता नहीं है कि कैसे प्रोसीजर हाँ, फॉलो वन करवा पॉइंट। सकता है। देन जो इक्विपमेंट है वो करेक्ट नहीं है, उसमें आ सकता हाँ, है। नेक्स्ट पॉइंट। वेइंग मशीन कभी कभार खराब होती है, वो राइट भी सर। फॉल्टी ऐसा। और जब जो सब्जेक्ट है उनको भी पता नहीं है कि हाउ टू डू द लाइक टेस्ट और कैसे करना है, तो उसमें भी आ सकता है। राइट। तो ये हमारी कंडीशन है। हमारे जो सब्जेक्ट है वो डिजायरेबल आउटकम दे पा रहे या नहीं दे पा रहे, है ना? सपोज मेरा VO2 मैक्स लेना है मुझको, मेरे पास 5-10 एलिट एथलीट्स आए हैं, और आज क्या है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, एकदम पीक है, और उनकी तबीयत खराब है, या फिर वो टीम टीम है ट्रेवलिंग करके आई है बाहर से, पहले से टायर्ड है, तो क्या मैं डेटा ले लूँगा तुरंत? नहीं ना, उनको नॉर्मल रहने के लिए टाइम देना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट भी हमारा डिजायरेबल कंडीशन में है या नहीं है, ये भी डिसाइड करना है हमें। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। एक स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए, सब्जेक्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए उस टाइम पे, सब्जेक्ट उस टाइम पे फुलफिल कर पा रहे हो, है ना? दैट मस्ट बी लुक फॉरवर्ड। इक्विपमेंट प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मेथड करेक्ट है कि नहीं, रिसर्च डेटा जो भी हम करते हैं उसको 3 साल तक स्टोरेज करके रखना है। नेक्स्ट है पुअर डेटा स्टोरेज रिटेंशन। नाम से ही पता चल रहा है आपको, जो भी डेटा है आपको कॉपी करके रखो, सिर्फ सिस्टम में तो पेन ड्राइव में भी रखो, जो भी डेटा है एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए आपको स्टोरेज करके रखना है। ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, नॉर्मल। मिसलीडिंग ऑथरशिप। अब ऑथरशिप का मतलब क्या है? जब भी हम डेटा रिसर्च पेपर बनाते हैं, ये टॉपिक है, उसके नीचे आपको ऑथर मिलेंगे, ऑथर 1 2 3 4 वॉट एवर। तो जो मेजर कंट्रीब्यूशन जिसने किया है उसके सीक्वेंस में ही ऑथर को ऑथर होना चाहिए, जो आपकी स्टडी से रिलेटेड है उसको ही ऑथरशिप मिलना चाहिए, है ना? अगर ज्वाइंट ऑथर है, मल्टीपल ऑथर है, तो कंट्रीब्यूशन के हिसाब से आपका ऑथरशिप प्रोवाइड होना चाहिए। तो ये सारी चीजें ऑथरशिप के अंडर आती है। ऐसा नहीं है कि भाई ये मेरा दोस्त है तो उसका मैंने नाम लिख दिया, 4 लोगों का और नाम लिख दिया, तो ये सारी चीजें ऑथरशिप में ही नहीं आती है। तो डेट मस्ट बी लुक फॉरवर्ड। अनएक्सेप्टेबल पब्लिकेशन प्रैक्टिस। यस। हाँ, ये सिमिलर ही है लगभग, है ना? घोस्ट राइटिंग में देखो, घोस्ट राइटिंग में मेनली एक स्पेसिफिक कंडीशन को बताया गया है। घोस्ट राइटिंग में क्या है? घोस्ट राइटिंग में ये बताया गया है कि किसी और का मेजर कंट्रीब्यूशन है। सपोज राम ने रिसर्च पूरा वर्क किया, और यहां पे नाम आ गया श्याम का, ठीक है? तो ये है घोस्ट राइटिंग। मिसलीडिंग ऑथरशिप इज ब्रॉडर टर्म, इसमें बहुत सारी कंडीशंस है। एक कंडीशन क्या है कि जब हम रिसर्च पेपर में मल्टीपल ऑथर का नाम लिखते हैं, जैसे ऑथर नंबर 1, ऑथर नंबर 2, ऑथर नंबर 3, अब यहां पे कौन कौन है? राम, श्याम और दिनेश, ठीक है, ये 3 लोग हैं। सबसे ज्यादा काम इसने किया है राम ने, मेजर कंट्रीब्यूशन 80% वर्क इसने किया है, और इन दोनों ने बहुत छोटा छोटा काम किया है। तो यहां पे फर्स्ट नंबर पे नाम किसका आना चाहिए? किस रिसर्च का नाम आना चाहिए? यस। क्या श्याम का आएगा या दिनेश का आएगा कि राम का आएगा? राम का आना चाहिए ना, ऑब्वियसली। तो ये, राम था जिसने ज्यादा। हाँ, अगर यहाँ पे हम श्याम का नाम लिख देते हैं जिसने सिर्फ 5% कंट्रीब्यूशन किया है, जिसने बस, तो ये क्या है? मिसलीडिंग ऑथरशिप है। तो अरेंजमेंट ऑफ ऑथर एंड क्रेडिट ऑफ ऑथर शुड बी गिवन एज पर द कंट्रीब्यूशन इन द रिसर्च, कंट्रीब्यूशन इन द प्रोजेक्ट। गॉट इट? दैट इज अ मिसलीडिंग ऑथरशिप। अगर हमने किसी और का नाम लिख दिया मेजर कंट्रीब्यूशन में, और जो जिसने कंट्रीब्यूशन अच्छा किया उसका नाम लास्ट में आ गया, जिसको क्रेडिट कम मिली, तो ये मिसलीडिंग है ना? क्लियर है? अनएक्सेप्टेबल पब्लिकेशन प्रैक्टिस।
सबसे पहले तो ड्यूअल पब्लिकेशन। सर उसमें एक डिफरेंस ये भी रहेगा ना कि घोस्ट, हाँ इसकी सर यस बोलिए। सर उसमें एक डिफरेंस ये भी रहेगा ना कि जैसे घोस्ट राइटिंग जो होती है ना, हाँ उसमें जो ऑथर होता है वो जान के भी करते हैं, मतलब उनको इस तरह इसके लिए ना कुछ पैसा वैसा पेमेंट हाँ भी हाँ लेते हैं वो लोग ना, राइट राइट। जिस राइटिंग वाइटिंग के लिए, हाँ राइट। और उसमें तो वो जान के कर लेते हैं इसका। यहाँ मिसलीडिंग ऑथरशिप का सबसे मेन कारण यही है ना, कोई पर्सन है रिसर्च नहीं कर पा रहा, रिसर्च कंप्लीट करनी है, किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, भाई मेरी रिसर्च कर दे, मैं इतने पैसे दूंगा, है ना। तो ये भी हो सकता है इसमें, मतलब मेजर इसकी वजह से ही होता है, राइट। राइट। अनएक्सेप्टेबल पब्लिकेशन प्रैक्टिस क्या है इसमें, क्या प्रैक्टिस है पब्लिकेशन की। एक तो ड्यूअल पब्लिकेशन इज नॉट अलाउड, मतलब एक ही रिसर्च पेपर को मैं दो दो जगह भेज रहा हूँ, अलाउ नहीं है ना। एक ही रिसर्च पेपर को एक ही जगह भेजना है। टुकड़े कर करके अलग अलग जगह पे पब्लिकेशन इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। सपोज मैंने क्या दिया था, इफेक्ट ऑफ जुम्मा ट्रेनिंग ऑन साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वेरिएबल। अब इन दोनों का क्या है, इंटर रिलेटेड मैंने डेटा एक दूसरे को लिया कि साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल वेरिएबल दोनों लिया है। अब मैंने क्या किया, एक को इसमें पब्लिश कर दिया, दूसरे वाले को इसमें पब्लिश कर दिया, या फिर साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल पे भी सपोज चलो 4 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल का एक रिसर्च पेपर अलग बना दिया, 2 वेरिएबल का एक रिसर्च पेपर अलग बना दिया, इसमें भी इनका अलग बना दिया, इसमें। इसको बोलते हैं मल्टीपल पब्लिकेशन, मतलब इसको सलामी स्लाइसिंग भी बोलते हैं, इसको सलामी स्लाइसिंग भी बोलते हैं। मतलब क्या है कि टुकड़े कर कर करके हमारा जो रिसर्च पेपर रिसर्च डेटा है उसको हमने बहुत ज्यादा, मतलब अनमीनिंगफुल वे में टुकड़े कर करके, ज्यादा ही टुकड़े कर करके अलग अलग जगह पे नंबर ऑफ पब्लिकेशन बढ़ाने के चक्कर में उसको मैंने मल्टीपल जगह पे भेज दिया, कुछ डेटा इसमें, कुछ डेटा का पब्लिकेशन इसमें, कुछ डेटा का पब्लिकेशन इसमें, राइट। इसको बोलते हैं अनएक्सेप्टेबल पब्लिकेशन प्रैक्टिस। क्लियर है, इट इज एग्जांपल ऑफ अनपब्लिकेशन प्रैक्टिस। और प्रेशर ऑफ पब्लिश पेपर। अब देखो इसमें क्या होता है कि कई बार जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो भी प्रमोशन वगैरह के लिए पब्लिकेशन करना जरूरी होता है, तो वो क्या करते हैं, कुछ भी करके बच्चों से करवा लेते हैं, किसी और से पैसा देके करवा लेते हैं, या तो फिर और बहुत सारी प्रैक्टिस है। ये ब्रॉड टर्म है, ये एक ब्रॉडर टर्म है अनसेप्टेबल प्रैक्टिस, है ना। तो डेट इज अनएथिकल। क्लियर है, जिसमें क्वालिटी का कोई मतलब नहीं है, बस पब्लिकेशन करना। द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयर यूज ऑफ बेसिक रूल्स। अब कॉपीराइट, एथिकल इशू रिगार्डिंग कॉपीराइट। अब किस कंडीशन में हमारा कॉपीराइट का इस्तेमाल हो सकता है, डिपेंड करता है इन 4 पर्पस के हिसाब से, दिस 4 पर्पस के हिसाब से, राइट। फर्स्ट है, बेसिक रूल है फर्स्ट, पर्पस, नेचर, अमाउंट और इफेक्ट। किस पर्पस से इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम उसको कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं या एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से कर रहे हैं। अगर एजुकेशनल हिसाब से कर रहे हैं रिसर्च पेपर वगैरह में, तो डेट इज ओके, अप्रोप्रिएट इन सम कंडीशन। नेचर, है ना, मतलब जो डेटा हमने लिया एग्जैक्ट है, उसका हमने कॉपी किया क्या, कंप्लीट बुक को हम अलग अलग बुक से, अलग अलग पेपर से, अलग अलग डेटा से थोड़ा थोड़ा डेटा लेके हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम एक हमारा पूरा बना सकते हैं। पर मैंने क्या किया, पूरा का पूरा एग्जैक्ट कॉपी कर दिया, तो ये टॉलरेबल नहीं है, ये नहीं चल सकता, ठीक है। सेम थिंग अमाउंट, कितना हम कॉपी कर रहे हैं या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हम कॉपी कर रहे हैं। नेक्स्ट है इफेक्ट, राइट। सपोज एक बुक है, ऑथर ने लिखी है उस बुक को, और वो बुक क्या करी है, अमेजन पे पब्लिश की है या किसी भी साइट पे पब्लिश की है। अब इस बुक की कॉपी में सिंगल कॉपी करता हूं तो डेट इज ओके, पर मैं इसको कॉपी कर करके मार्केट में बेच रहा हूं तो इट इज नॉट अप्रोप्रिएट, उसकी उसकी सेल पे इफेक्ट पड़ेगा। वो 1000 रुपए में बेच रहा है, उसको मैं कॉपी कर करके उसको मैं बस 200 रुपए में बेच रहा हूं, दैट इज अनएथिकल। तो दिस आर द 4 concept of copyright. Just 2 minute break for water break. Okay.
क्या? सर डेजर्टेशन। डेजर्टेशन हम करते हैं मास्टर्स लेवल ऑफ, देखो ये टर्मिनोलॉजीज दी है, डेजर्टेशन, थेसिस, इट इज़ अ रिसर्च प्रोजेक्ट, रिसर्च वर्क। नॉर्मली हम क्या है, डेजर्टेशन वर्क इस टर्म इस्तेमाल करते हैं जब हम मास्टर्स लेवल की, पीजी लेवल की रिसर्च वर्क करते हैं उस कंडीशन में। और थेसिस वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं इफ वी डू इन पीएचडी लेवल ऑफ वर्क, है ना। बस इतना ही डिफरेंस है। डेजर्टेशन इज नॉर्मल लेवल ऑफ स्टडी। बट वी उसको पॉइंट लाइक एक्टिव थीसिस ही बोलते हैं ना सर। नहीं नहीं, डेजर्टेशन बोलते हैं। आपको किसी को कुछ आइडिया है इसके बारे में? यस, एज पर माई नॉलेज, एज पर माई नॉलेज मास्टर्स लेवल के लिए जो रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क है वो डेजर्टेशन, डेजर्टेशन, और पीएचडी के लिए थेसिस। इफ यू हैव एनी आइडिया जस्ट यू कैन शेयर हियर, एनीवन? हाँ सर, यही यूज होता है सर, यही चश्मा होता है ना, दो ऑप्शन रहते हैं, तो एक डिजिटेशन ले सकते हैं कुछ बच्चे जिनको आगे पीएचडी वगैरह के रिसर्च वर्क करना है, तो यही वाला टर्म यूज करते हैं। राइट। अब ये थोड़ा देखो कंट्री वाइज थोड़ा वेरी भी कर सकता है। हाँ बोलिए बोलिए। हम्म, हाँ ये, हाँ डेजर्टेशन ही बोलते हैं। अब देखो ये है ना, थोड़ा सा वो है, चेंजेबल टर्म है। कुछ कुछ जगह पे इसको थेसिस बोल सकते हैं, डेजर्टेशन बोलते हैं। अपने यहाँ तो जनरली ये इस्तेमाल होता है। सर मेनली बोथ आर लेंथी। रिकॉर्डिंग को अनपोज कर देता हूँ। हेलो हेलो माइक टेस्ट, हेलो 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 माइक टेस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं हम। प्रोटेक्टिंग ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स, that is one of the most important issue or the things we need to consider during the research if we have human being as a subject। ठीक है, तो प्रोटेक्टिंग कैसे करना? सबसे पहले तो हम रिसर्च पेपर जो भी करते हैं, रिसर्च बनाते हैं, सॉरी रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो हमें उनकी परमिशन चाहिए। हमारी जो एथिकल कमिटी है उससे भी हमें परमिशन लेना पड़ता है। एथिकल लेटर हमें बनाना पड़ता है कि हम ह्यूमन बींग्स को ले रहे हैं, ये मेरा टॉपिक है, एंड उनसे हमें अप्रूवल लेना पड़ता है एथिकल कमिटी से। एक कंसेंट फॉर्म हमें रिसर्चर की साइड से सब्जेक्ट को भेजना होता है। उसमें हम रिसर्च पेपर के जो जो रिसर्च है उसके बारे में बताएंगे कि ये हमारा टॉपिक है, इतने दिन की स्टडी होगी, ये पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, ये पॉसिबल बेनिफिट हो सकते हैं, इतने दिन का टाइम होगा, इतना ज़्यादा ड्यूरेशन होगा, इतनी सारी इंटेंसिटी होगी। तो ये थोड़ा सा एक ब्रीफली हम उन्हें एक्सप्लेन करेंगे रिगार्डिंग स्टडी। विल यू एग्री टू बी पार्टिसिपेट एंड टू बी द पार्ट ऑफ माई रिसर्च? तो कंसेंट फॉर्म हम भेजेंगे सब्जेक्ट्स को कि हाँ वो विलिंगली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। राइट, टकमैन के हिसाब से 1978 के अकॉर्डिंग समराइज किया उसने, पार्टिसिपेंट राइट डेट एक्सपेरिमेंट मस्ट कंसिडर। इन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए अकॉर्डिंग टू टकमैन, है ना। इन्हें समराइज किया है, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू रिमेन एनोनिमियस। मतलब हम क्या करेंगे, आईडी असाइन करेंगे, हर किसी का नाम लिखना जरूरी नहीं है रिसर्च में कि भाई इसका ये इंप्रूवमेंट आया, ये इंप्रूवमेंट, स्पेशली साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ रिसर्च में, और वी कैन से क्वालिटेटिव टाइप ऑफ रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, हम क्या करते हैं, पर्सनल बिहेवियर से डील करते हैं। कई बार हम क्या किन चीज़ों से डील करते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप के, टबूज टाइप के, कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप के वो हो सकते हैं, टॉपिक्स हो सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी मेंटेन करना जरूरी है। एनोनिमियस मतलब उनको हम आईडी से डिनोट करें, ना कि उनका नाम मेंशन करें हम जो भी डेटा नोट डाउन कर रहे हैं। लिए हमें तो मतलब है डेटा से, हमें यह मतलब है कि वो राम ने दिया, श्याम ने दिया, दिनेश ने दिया, महेश ने दिया, रमेश ने दिया, किसी ने भी दिया हो, हमें तो ये भाई सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 3, 20 सब्जेक्ट से लेना डेटा। राइट, वो इस पॉपुलेशन से बिलोंग करता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए बस। तो यहाँ पे एनोनिमस रखें, कॉन्फिडेंशियल रखें चीज़ों को, राइट टू
एक्सपेक्ट एक्सपेरिमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम जो भी स्टडी कर रहे हैं उनको कोई हार्म ना हो, उनको कोई साइड इफेक्ट ना हो, ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होने की वजह से उन्हें अनकॉन्शियस ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। तो ये 4 चीज़ें कंसिडर करना है ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटल स्टडी। क्लियर है? तो ये था एथिकल इश्यूज और एथिकल थिंग्स वी नीड टू कंसिडर ड्यूरिंग द रिसर्च। राइट? क्लियर है सबको? अब हम पढ़ेंगे, ये हो गया हमारा फर्स्ट सेशन